Hey guys, welcome back to my YouTube channel that is Knowledge का 5.0. So friends, आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 194O that is TDS on e-commerce transaction. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने 194O के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है. दिस सेक्शन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फ्रॉम द 1st October 2020. Okay, let's start the discussion. Before discussion on this section, firstly we should know what is the meaning of e-commerce. क्योंकि आपने नोटिस किया तो सेक्शन का नाम क्या है, TDS on e-commerce transaction. ओके, तो सबसे पहले हमें ई कॉमर्स का मीनिंग पता होना चाहिए. देखिए आज के टाइम में सबको ई कॉमर्स का मीनिंग पता है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक बार डेफिनेशन जो एज पर सेक्शन है वो एक बार थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ. ई कॉमर्स का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मीन्स होता है सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस आर बोथ इंक्लूडिंग द डिजिटल प्रोडक्ट ओवर द डिजिटल आर द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क. मीन्स क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जा रही है किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू. ओके, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द सेक्शन 194O. इस स्लाइड के ऊपर हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे. लेट्स सी द मीनिंग ऑफ these all element, that is e-commerce operator, e-commerce participant. Okay, first of all we will see meaning of e-commerce operator. Okay, e-commerce operator means a person who owns or operate or manage the digital or the electronic facility or the platform for the electronic commerce. देखिए ई कॉमर्स का मीनिंग हमें पता लग गया कि जहाँ से हम क्या करेंगे, सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इलेक्ट्रॉनिक मोड. ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है कि जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कंडक्ट करने के लिए. ठीक है, जैसे हो गया फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, यात्रा.com हो गया, ईबे हो गया, अमेजोन हो गया, redbus.in हो गया. बहुत सारी ऐसी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं जो हमें क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन करने के लिए. ठीक है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर समझ में आ गया. ई कॉमर्स का मतलब क्या हुआ, ई कॉमर्स ऑपरेटर का मीन्स हुआ जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं. ओके, लेट्स सी द अनदर मीन term that is used in this section, that is e-commerce participant. E-commerce participant का मीन्स क्या होता है, e-commerce participant means a person resident in India selling the goods and the services are the both including the digital product are through the digital or the electronic facility are the platform for the e-commerce transaction. Okay, means जो पर्सन सेल करेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट. ओके, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन हुआ, मीन्स अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया सेलिंग द गुड्स. मतलब जो सेल कर रहा है, सेलर आ गया, वो किसके अंदर आएगा, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट में हो सकता है. ठीक है, अब ये पार्टिसिपेंट किस किस टाइप का हो सकता है. देखिए B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहा है, बिजनेस टू कस्टमर सेल कर रहा है, बिजनेस टू गवर्नमेंट सेल हो रही है, कस्टमर टू कस्टमर हो सकती है, कस्टमर टू बिजनेस हो सकती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू कस्टमर. ठीक है, ये मैट्रिक्स आप एक बार रिव्यू कर लेना. ओके, नाउ आई एम गिविंग सम एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स. देखो बिजनेस टू बिजनेस अगर मान लो हमें कोई भी ऐसा देखना है कि कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर हैं जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं कि हम इनसे अपनी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं. आपने इंडिया मार्ट का नाम तो सुना ही होगा. इंडिया मार्ट के ऊपर क्या होता है कि जो बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इसमें मशीनरी हो गई, ठीक है, मतलब जो भी बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पे रजिस्टर्ड करा देते हैं. तो इंडिया मार्ट क्या करता है, एज ए मीडिएटर की तरह काम देता है. मतलब जिसको ये बिजनेस चलाना होता है वो क्या करेगा, इंडिया मार्ट के थ्रू और जो कंपनी सेल कर रही है उसके बीच में एक नेटवर्क कनेक्ट करता है. ओके, B2C फ्लिपकार्ट, अमेजोन. ठीक है, ये तो हमें पता ही है. नॉर्मली जैसे मान लो हमें कोई भी चीज़ ऑनलाइन लेनी है, ठीक है, जैसे मान लो हमें शू लेने हैं या हमें
परफ्यूम लेनी है, वट एवर को जो भी चीज़ हमें लेनी है, तो हम क्या करते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, अमेजोन पे हम क्लिक करेंगे। अब हमने किसको ऑर्डर दिया ये हमें नहीं पता, हमने अमेजोन पे ऑर्डर लगाया, उसके बाद हमारे पास वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। तो ये एक कौन ऑपरेटर हो गया, अमेजोन फ्लिपकार्ट बिजनेस होगा, वो इस पे रजिस्टर्ड होगा और कस्टमर को ये सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। इसी तरह गवर्नमेंट की हो गई, कस्टमर टू बिजनेस होगी, फेसबुक जो कि हम यूज़ करते हैं, कस्टमर टू कस्टमर, इसमें क्या होता है कि कस्टमर दूसरे कस्टमर को सेल कर रहा होता है। ठीक है, टैक्स एजेंसी, गवर्नमेंट को अगर मान लो टैक्स पेमेंट करवानी है तो उसके लिए भी उन्होंने प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं। तो दीज आर द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स, और ये ऑपरेटर्स हैं, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग ऑन द ओवरव्यू। ठीक है, अभी आप आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर का मीनिंग देखा, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का मीनिंग देखा। अब हम इस एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज ओवरव्यू ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कस्टमर है ए लिमिटेड। ठीक है जी, ए लिमिटेड आया, ठीक है जी, ए लिमिटेड आया, ए लिमिटेड ने क्या किया, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर हम किसको मान लेते हैं, amazon को मान लेते हैं। ठीक है जी, ये अमेजोन के थ्रू इन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर प्लेस किया। अब ये जो ऑर्डर था उसको जो सेल करने वाला ये कौन था, ये सेलर हो गया। ठीक है, ई कॉमर्स जो ए लिमिटेड है उसको क्या खरीदना है, उसको मान लो कोई एक्स वाई जेड एक मशीनरी खरीदनी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अमेजोन के ऊपर जाएगा। ठीक है, अमेजोन के थ्रू एक ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, अब जो अमेजोन होगा, अमेजोन पे क्या होंगे कि बहुत सारे सेलर्स होंगे। अमेजोन क्या करेगा, इस सेलर को रिस्पेक्टिव ऑर्डर दे देगा कि ये पर्सन का हमारे पास ये ऑर्डर है, आपको इस प्रोडक्ट को डिलीवर करना है ऑन दिस एड्रेस। ओके, तो अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन एज ए मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। अब ये जो सेलर है इसने क्या किया, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर रहा है, वो इसके थ्रू इस पर्सन को क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है। ओके, तो अब जो अमेजोन होगा, अमेजोन क्या करेगा, इसके बिहाफ पे पेमेंट ले लेगा। जो ए लिमिटेड होगा, ए लिमिटेड किसको पेमेंट करेगा, अमेजोन को पेमेंट करेगा। ठीक है, अमेजोन को पेमेंट कर दिया। अब अमेजोन क्या करेगा, क्योंकि देखो सेलर से अगर मान लो ये कर रहा है, डील कर रहा है, तो सेलर से कुछ परसेंटेज ये अपना भी रखता है। ठीक है, एज ए कमीशन। तो अमेजोन क्या करेगा, अपना कुछ परसेंटेज रखने के बाद सेलर को वो रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये सेल एक्चुअल में तो सेलर की है ना, अमेजोन की नहीं है। अमेजोन को तो ओनली एंड ओनली कमीशन की इनकम होने वाली है। ठीक है, अब अमेजोन क्या करने वाला है, अमेजोन उसको ये पेमेंट कर देगा। तो अब ये क्या हुई, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन हो गई है। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन होने के ऊपर अब जब ये इसको पेमेंट करेगा तो उस टाइम उसको क्या होगा, टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी एज पर सेक्शन 194 ओ। नाउ गॉट इट, व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, मीन्स कोई भी एक पर्सन आएगा, उसको क्या करना होगा, वो ई कॉमर्स वेबसाइट कोई भी होगी, ऑपरेटर हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मंत्रा हो गया, वट एवर कोई भी हो, उससे मान लो उसने ऑर्डर लगाया, ऑर्डर वो क्या करेंगे, डायरेक्टली सेलर के पास जाएगा। सेलर क्या होगा, उसको प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। अमेजोन या जो भी मीडिएटर होगा वो उसके भी यहाँ पे पेमेंट लेगा, और देन वो पेमेंट किसको देगा, सेलर को देगा। अब जब वो सेलर को पेमेंट करेगा उस टाइम उसको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी एज पर सेक्शन 194 ओ। ओके, जैसे इसने ई कॉमर्स ऑपरेटर से इसने सेल करा। ठीक है जी, इसने सेल करा गुड्स को, और ये जब इसको क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। ठीक है, इसने सेल्स की ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने, और ई कॉमर्स ऑपरेटर ने इसको क्या किया, पेमेंट कर दी। ठीक है, जब ये इसको पेमेंट करेगा तो इसको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी एट द टाइम ऑफ पेमेंट आर द क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर एट द रेट 1%।
Okay, got it? What is the section 194O? जब ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन होगी, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मतलब जो सेलर होगा वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर मान लो कोई प्रोडक्ट को सेल करता है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर उसके बिहाफ पे पेमेंट ले लेता है और वही पेमेंट वो क्या करेगा, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को करेगा। जब वो पेमेंट करेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट 1% उसको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट होगी एट द टाइम ऑफ पेमेंट आर द क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ओके, now next is that deemed participant. In case of any payment made by the purchaser of the goods or the recipient of the service directly to the e-commerce participant for the sale of goods or the provision of the service are both facilitated by the e-commerce transaction operator shall be deemed to be the amount credit paid by the e-commerce operator to e-commerce participant। एक मिनट मैं आपको ये इसका क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ। इसमें क्या बोला है कि जैसे मान लो कोई भी अगर मान लो परचेजर का मतलब क्या है कि कोई भी एक कस्टमर आया हमारे पास, उसने क्या किया, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट से डायरेक्टली गुड्स को रिसीव कर लिया और उसको पेमेंट कर दिया। ऑल्सो वो जो फैसिलिटेट किया गया था वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे किया गया था। जैसे मान लो हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं स्विगी से, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्विगी के ऊपर ऑर्डर लगाते हैं। स्विगी पे जब हम ऑर्डर लगाते हैं तो वो क्या होता है कि हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जो भी रेस्टोरेंट या जो भी है वो हमें गुड्स डिलीवर करने के लिए उसके थ्रू भेज देता है। कई बार हम क्या करते हैं कि स्विगी से ऑर्डर करने के बाद उसकी शॉप से डायरेक्ट उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो हमने उसको डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया है, हमने उसको डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया है, हमने जो पेमेंट थी वो डायरेक्ट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को ही दे दी है, बट इसको भी इस सेक्शन के अंडर माना जाएगा, मतलब उसको भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन माना जाएगा और उस पर भी उसको टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाएगी। Now next is that there are some exception to section 194O। ओके, सबसे पहले एक्सेप्शन ये है कि टीडीएस विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन केस if any sum credit are paid likely to be credit are paid during the previous year to e-commerce participants being a individual or the HUF। ठीक है, सबसे पहले तो ये नोटिस करना कि कौन कौन से पर्सन की बात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए ही ये रिलीफ दिया गया है। एंड वेयर द ग्रोस अमाउंट ऑफ सच अ सेल और द सर्विस डजेंट एक्सीड द 5 लाख। ठीक है, मतलब अगर मान लो कोई भी अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है उसके थ्रू सेल कर रहा है और बीइंग अ इंडिविजुअल और HUF, मतलब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है उसका स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल या HUF, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पूरे साल के अंदर, पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर मान लो उनकी सेल ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज की टोटल जो टर्नओवर है वो कितनी है, 5 लाख से एक्सीड नहीं हो रही है, तो उस केस में टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ठीक है, ये मतलब एक क्या होगी, थ्रेशोल्ड लिमिट होगी कि 5 लाख तक उनको लिए टीडीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड इज दैट दिस सेक्शन shall not apply to any amount or the aggregate of the amount received or receivable by the e-commerce operator for hosting the advertisement or providing any other service which are not in connection with the sale of the service referred in the subsection 1। okay, दिस सेक्शन शैल नॉट बी अप्लाई टू द अमाउंट। मतलब क्या है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा, अगर मान लो वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, होस्टिंग द एडवर्टीजमेंट, ठीक है, कोई एडवर्टीजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है और वो क्या है कि उससे सेल से कोई उसका लिंक ही नहीं है, ठीक है, या फिर जो उसकी सर्विसेज वो प्रोवाइड करवा रहा है उससे कोई लिंक नहीं है, तो उस केस में उसको टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आपने दो देखे, एक तो ये हुआ कि बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF, ठीक है, अगर उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट 5 लाख से एक्सीड नहीं करती तो उस केस में उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड, अगर मान लो वो एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है तो उस केस में भी उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, देयर आर सम क्लैरिफिकेशन वाया सर्कुलर नंबर 17/2020। ओके, कुछ एक क्लैरिफिकेशन उसमें दी गई थी
कि इसके अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन्स आएंगी, क्या क्या नहीं आएंगी। सबसे पहले उन्होंने दिया, इन केस ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट इट विल नॉट एप्लीकेबल इफ देर इज अ नो इन्वॉल्वमेंट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द कस्टमर। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने इंश्योरेंस एजेंट, आपने देखा होगा कि आजकल सब पॉलिसियां ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस एजेंट है, जो मतलब ऑनलाइन पॉलिसी सेल कर रहा है, उनके ऊपर भी ये टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, उसके बारे में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। इन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, एंड कस्टमर दोनों के बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसकी, इंश्योरेंस एजेंट की, तो उस केस में टीडीएस नहीं लगेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने अगर मान लो कोई पॉलिसी खरीदनी है, मैं policy.com पे गई और मैंने डायरेक्टली उसको परचेज कर लिया। ठीक है, अब मैंने उसके अंदर मेरा कोई भी मीडियोकर नहीं आया है, कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं आया, मैंने अपने आप से, ठीक है, उस साइट पे जाके रजिस्टर कर लिया, तो उस केस के अंदर 194 नहीं लगेगा। ऑल्सो इट इज ऑल्सो कंसिडर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, बट इसके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा। सेकेंड इज दैट this section will not be applicable if the transaction in securities, commodities which are traded over the recognized stock exchange are the clear settled by the recognized clearing corporation. ओके, तो मतलब अगर कौन कौन से गुड्स पे हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज आर द कॉमोडिटीज, उसके ऊपर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन सेकेंड इज ट्रांजेक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी आर द रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। ओके, तो इसके ऊपर भी क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन्होंने 3 क्लैरिफिकेशन कौन सी दी, सबसे पहले इंश्योरेंस एजेंट के बारे में बताया कि इंश्योरेंस एजेंट इन केस अगर मान लो कस्टमर के बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में इंश्योरेंस एजेंट का कोई रोल नहीं है, तो उस केस के अंदर टीडीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रांजेक्शन अगर मान लो सिक्योरिटीज, कॉमोडिटीज या फिर इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, अगर इनके लिए हो रही है तो उस केस में भी टीडीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट क्लैरिफिकेशन इन्होंने एक और दी। अब इन्होंने क्या कहा, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन देर आर में। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन दैट इज रिगार्डिंग द पेमेंट गेटवे। सबसे पहली मीनिंग क्या होता है पेमेंट गेटवे का, देखो पेमेंट गेटवे का एग्जांपल देखो, पेपल, पे यू मनी, ये क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्या करेंगे, मनी को कलेक्ट करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर, और ये इसको कलेक्ट करने के लिए चार्जेस भी लेते हैं सेलर से। तो ये पेमेंट गेटवे हो गया, वो भी किसके लिए काम कर रहा है, सेलर के लिए काम कर रहा है। तो ये भी क्या होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर की डेफिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है सर्विसेज के लिए। जैसे वो पेमेंट के लिए करेगा तो वो उसको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है पेमेंट रिसीव करने की। ओके, और वो उससे कुछ कमीशन भी चार्ज करेगा। तो पेमेंट गेटवे इज ऑल्सो कंसिडर एज ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो अब जब ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले कस्टमर जब भी कुछ को अगर मान लो ऑर्डर लगाएगा, ठीक है, ऑर्डर लगाएगा अमेजोन के ऊपर, अमेजोन के ऊपर जब उसने ऑर्डर लगाया तो अमेजोन ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया सेलर को कि वो उसको गुड्स सेल करे। अब नेक्स्ट क्या होगा, कस्टमर को पेमेंट करनी होगी। जब कस्टमर पेमेंट करेगा तो वो क्या होगा, अपनी क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की डिटेल देगा। अब जो ये साइट होगी वो उसको किसके ऊपर पास ऑन कर देगी, पेमेंट गेटवे कंपनीज के ऊपर। पेमेंट गेटवे कंपनीज होती है, ये क्या करेंगी हमारी, या फिर अगर मान लो नेट बैंकिंग के केस में होगी तो वो क्या करेगी, डायरेक्टली बैंक से पेमेंट को कलेक्ट करेगी, और वो कलेक्ट करने के लिए हमसे क्या चार्जेस लेती हैं। तो पेमेंट गेटवे भी एक क्या हो गया, हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया। तो इस तरह एक तो अमेजोन ने हमसे जो हमारे भी यहाँ पे पेमेंट के लिए उसने मतलब जो हमारे लिए उसने ऑर्डर लिया, ये कह सकते हैं, और पेमेंट गेटवे ने हमारे लिए पेमेंट ली। ठीक है, जब दोनों ही हमें ये ट्रांजेक्शन को फुलफिल करके देंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, दोनों ई कॉमर्स ऑपरेटर को कर जाएंगे, उस डेफिनेशन को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उस केस में इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 194 2 बार लगे। ठीक है, इस डुप्लीकेसी को इन्होंने रिमूव करने के लिए ये क्लैरिफिकेशन लाया। इन्होंने बोला कि पेमेंट गेटवे विल नॉट बी रिक्वायर्ड, payment gateway will not be required to deduct the tax under the 194 of the act
if the transaction is deducted by the e-commerce operator under the 194O on the same transaction। मतलब जब अगर मान लो ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब अमेजोन ने अगर मान लो उसी ट्रांजेक्शन के ऊपर उसे टीडीएस डिडक्ट कर लिया है 194O के अकॉर्डिंग, तो अब उसको क्या है 194 सॉरी पेमेंट गेटवे को उसके ऊपर टीडीएस काटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, पेमेंट गेटवे समझ में आ गया ना, जो मतलब उसके बिहार पे पेमेंट रिसीव करता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पेपल, पेयू मनी। ठीक है, तो इस डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन लाया। ओके, गॉट इट। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू वॉच। प्लीज शेयर एंड like and comment this video and subscribe the channel if you not yet।